नमस्कार सभी को एक्जिया आईएएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको इंटीग्रेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे फॉर प्री मेंस एंड इंटरव्यू। जो भी गाइडेंस रहेगा एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा। वन ऑन वन मेंटोरशिप के तहत आपके जितने भी डाउट हैं उनको कैटर किए जाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल्स दिया जाएगा एज पर सिलेबस। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराई जाएंगी बिफोर प्री एंड मेंस। एवरी संडे को टेस्ट रहेगा। इसका जो असेसमेंट है वो आपको क्विक मिल जाएगा एक दिन के अंदर। मॉर्निंग 7 to 9 करंट अफेयर्स की क्लासेस ऑनलाइन कराई जाएंगी। आंसर राइटिंग में भी फोकस दिया जाएगा। ऑफलाइन के लिए जो बैच रहेंगी वो स्मॉल साइज की रहेंगी, 20 मैक्सिमम 30 स्टूडेंट्स रहेंगे ताकि आपको पर्सनल अटेंशन दिया जा सके। आप अगर रिमोट लोकेशन से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप से हमारे क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। हमारे ऐप का नाम है एक्जिया एकेडमी और ये अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पे। ध्यान रखिएगा, एनरोलमेंट करने से पहले, पैसे पे करने से पहले आप हमारे एडमिशन डेस्क के नंबर 6002417488 नंबर पे एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। लोअरिंग एज ऑफ कंसेंट विल अंडरमाइन चाइल्ड सेफ्टी सेड बाय गवर्नमेंट। तो क्या है मुद्दा? तो हम ये तो अवेयर है कि हमारे देश में एक एक्ट है पॉक्सो, जो बिलो 18 के बच्चे को, जेंडर न्यूट्रल एक्ट है, लड़का हो या लड़की, उसको सेक्सुअल ऑफेंसेस जो होती है बच्चों के अगेंस्ट उससे प्रोटेक्ट करता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट से, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इस एक्ट को लेके अभी काफ़ी सारी जो लिटिगेशंस है वो देखी गई है बिकॉज ऑफ एडोलसेंट रिलेशन। तो जो एडोलसेंट रिलेशन है, जो आपके जो टीन एज के बच्चे हैं, जो 15, 16, 17, 18 बिलो है, तो अभी क्या होता है उनके बीच में बहुत समय पे रोमांटिक रिलेशनशिप जो है वो बन जाती है। तो समझ लीजिए कि जो लड़का है वो आपका है 17 हाफ का, लड़की है 17 ईयर्स की। तो इस मामले में क्या होता है, लड़के के अगेंस्ट लड़की वाले जो है, लड़की के जो पेरेंट्स है वो इनके ऊपर एफआईआर कर देते हैं अंडर पोक्सो एक्ट। और इससे क्या होता है, जो लड़का है उसको काफ़ी जो लीगल झमेले हैं वो झेलने पड़ते हैं। इवन एट टाइम्स उनको उनकी अरेस्ट हो जाती है, जेल हो जाता है और काफ़ी लिटिगेशन में फंस जाते हैं। तो इन तरीके के जो मामले हैं वो काफ़ी ज़्यादा कोर्ट में आ रहे हैं और इसी में कोर्ट ने जो अपना संज्ञान है वो लिया है, स्पेशली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया था कि क्या जो एज ऑफ कंसेंट है उसको लोअर किया जा सकता है और एक हम प्रोविजन बना सकते हैं क्या, रोमियो जूलियट क्लॉज हम डाल सकते हैं क्या पॉक्सो एक्ट में। मतलब जो आपकी जैसे समझ लीजिए कोई बच्चा अभी कॉलेज फर्स्ट ईयर में है या फिर हायर सेकेंडरी में है और उनके बीच क्या है, ये यूजुअल है कि बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल चेंजेस उनके अंदर जो लव की फीलिंग है वो आ सकती है और एक कंसेंशुअल जो रोमांटिक रिलेशन है वो बन सकता है। तो क्या इसको क्रिमिनलाइज करना सही है? क्या उनकी जो एक लव की रोमांटिक रिलेशनशिप की ऑटोनॉमी है उसको वायलेट करना सही है? तो अभी जैसे समझ लीजिए कोई 17 ईयर्स की गर्ल है और 30 साल 40 साल का आदमी है, तो वो उसमें ठीक है पॉक्सो लगता है। लेकिन जो आपकी क्लोज एज गैप में रोमांटिक रिलेशन है, क्या उसके लिए हम आपकी एक रोमियो जूलियट क्लॉज रख सकते हैं? ये गवर्नमेंट को कोर्ट ने कंसीडर करने के लिए कहा था। तो इसमें गवर्नमेंट ने ये आंसर दिया है कि रोमियो जूलियट क्लॉज अगर हम लाते हैं पॉक्सो में तो इससे लॉ का डाइल्यूशन होगा और जो बच्चे हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। तो ये चीज जो है वो गवर्नमेंट ने कही है। तो स्टेट प्रोटेक्शन एंड यूनिफॉर्मिटी में ध्यान दे रही है कि यूनिफॉर्म होना चाहिए, किसी भी मतलब आपके रोमियो जूलियट हो या फिर बड़े हो, उसमें सेम होगा कि एज ऑफ कंसेंट 18 या फिर 18 प्लस में ही होगा, उससे कम में नहीं होगा, नॉन नेगोशिएबल है। ये गवर्नमेंट का स्टैंड रहा है इसमें। क्यों रहा है? ताकि एक्सप्लॉयटेशन को, मैनिपुलेशन को प्रिवेंट किया जा सके। और ये एज्यूम करके माना जा रहा, ये एज्यूम किया जा रहा है या फिर माना जा रहा है कि जो बिलो 18 है उनकी लैक ऑफ कैपेसिटी होती है। तो इसीलिए, और दूसरा ये भी है कि जो आपका बीएनएस है या फिर प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है उसमें यूनिफॉर्मिटी जो है वो खराब हो जाएंगी, यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। तो इसीलिए रोमियो जूलियट क्लॉज जो काफ़ी सारे जो डेवलप्ड नेशंस है यूरोपियन उसमें है, तो वो हमारे देश में अभी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ना है।
लेकिन कोर्ट का जो कंसर्न है कि एडोलसेंट की ऑटोनॉमी जो है वो वायलेट होती है। और एक जो रियलिटी है आज के समय का, बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ डिजिटल मीडिया, बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नॉलेज, तो इसलिए जुडिशरी क्रिटिसाइज कर रही है कि एडोलसेंट ऑटोनॉमी होनी चाहिए। और कंसेंशुअल लव केसेस को क्रिमिनलाइज करना सही नहीं है। जो बच्चे, जो आपके एडोलसेंट बच्चे हैं, मतलब टीनेज के, वो अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं लव को, तो उसमें उनको ऑटोनॉमी होनी चाहिए। और इसको मिसयूज किया जाता है बाय पेरेंट्स, ऑनर को लेके, कास्ट को लेके, और डबल विक्टिमाइजेशन होता है। एक तो स्टिग्मा तो आता ही है, स्पेशली इस केस में देखें तो अगर अंडर 18 के हैं तो लड़के लड़की है तो उसमें लड़के के लिए स्टिग्मा आ जाता है, लड़की के लिए भी आता है, लेकिन लड़का जो है स्टिग्मा भी फेस करता है, जेल को भी फेस कर सकता है। और जो इवॉल्विंग कैपेसिटी है उसको इग्नोर किया जा रहा है। तो अभी अगर वे फॉरवर्ड इसका देखें तो क्या है, एक जुडिशियल डिस्क्रिशन को रखना चाहिए कि सेंटेंसिंग ओवर मैंडेटरी जेल। तो क्या अभी किया जाए कि सेंटेंस दिया जा सकता है विदाउट मैंडेटरी जेल, ऐसा भी प्रोविजन रखा जा सकता है, या फिर क्लोज इन एज का एग्जाम्पशंस जो है वो ग्रेजुअली उसको लाना चाहिए। और स्कूल कॉलेजेस में कॉम्प्रिहेंसिव जो एडल्ट एजुकेशन है, सेक्स एजुकेशन है, उसको लाना चाहिए ताकि अवेयरनेस आ सके। तो ये लीगल क्लियरिटी एक जो आनी है वो काफ़ी ज़रूरी रहेगी। नहीं तो क्या है, जो मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट है हम वो देख सकते हैं कि इकोनॉमिक एंड ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखें तो लॉन्ग लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ सकता है यूथ के फ्यूचर में। उसकी पढ़ाई बर्बाद हो सकती है, वो जेल जा सकता है, थाने का चक्कर काटना पड़ सकता है, कोर्ट के कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, और एजुकेशन लाइवलीहुड उसका खत्म हो सकता है। और सोशल और एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पैट्रियार्कल जो नॉर्म्स है वो हम इसमें देख सकते हैं कि पैरेंटलिज्म वर्सेस फ्रीडम डायलेमा इसमें एक हम देख सकते हैं एथिकली अगर देखें। और लीगली देखें तो ऐसे ही बहुत सारी 4.6 करोड़ केसेस पेंडिंग है एज पर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो उसमें क्या है, और ज़्यादा पेंडेंसी बढ़ेगी इवन इन कंसेंशुअल केसेस। और एक कन्फ्लिक्ट भी हम देख सकते हैं मैरिज लॉ के साथ, क्योंकि मैरिज का जो लॉ है वो लड़के के लिए 21 रखता है, लड़की के लिए 18 रखता है। तो यही है पूरा मुद्दा, ध्यान रखिएगा, इन फ्यूचर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, यूएस एक्यूजेस चाइना ऑफ सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट इन 2020। तो अभी न्यूक्लियर को लेके इन दिनों न्यूज़पेपर में काफ़ी सारी आर्टिकल्स आ रही है। इसका वजह क्या है? तो जो ट्रीटीज़ रही है यूएसए एंड रशिया के बीच में, जैसे स्टार्ट 1, स्टार्ट 2, सॉल्ट 1, सॉल्ट 2, तो इसमें जो स्टार्ट 2 ट्रीटी है, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, उसका अभी वैलिडिटी 2026 में खत्म होने वाला है। तो अभी अगर जब 2 देशों के बीच में डिसआर्मामेंट को लेके ट्रीटी है, आर्म्स कंट्रोल को लेके ट्रीटी है, आर्म्स रिडक्शन को लेके ट्रीटी है, तो वो अगर खत्म हो जाती है तो इससे क्या होता है, दोनों देश फिर से आपकी फ्री हो जाती है, ऑटोनॉमी आ जाती है उनको वेपन डेवलप करने के लिए। तो अभी फिर से ये चर्चा का विषय बना है कि क्या वर्ल्ड में अभी फिर से न्यूक्लियर रिडक्शन ट्रीटीज़ को, आर्म्स रिडक्शन ट्रीटीज़ को, डिसआर्मामेंट ट्रीटीज़ को, आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज़ को फिर से रिवाइव किया जाना चाहिए या नहीं? और इसमें जो यूएसए है वो एक्यूज़ कर रही है चाइना को। अभी यूएस के लिए रशिया से भी बड़ा जो, मतलब उनके लिए खतरा है वो है चाइना। तो अभी ध्यान रखिएगा कि जो न्यूक्लियर की ट्रीटी है, सॉल्ट 1, सॉल्ट 2, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2 क्या है ये पूछा जा सकता है। तो वो हमें जानना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। तो स्टार्ट जो है आपकी न्यू स्टार्ट या फिर स्टार्ट 2 भी कहा जाता है, इसको 2010 में साइन किया गया था, जो अभी एक्सपायर्ड होने वाला है इन 2026। तो ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जा सकता है। इसके अलावा भी जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है 1968 का, उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें स्पेशली ट्रीटीज़ को हमें ध्यान रखनी है। जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़े, कोई भी ट्रीटी आए, तो अभी जैसे कि ये एक्सपायर्ड होने वाला है तो एग्ज़ाम का मुद्दा बन सकता है, एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछी जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा कि न्यूक्लियर आर्सेनल के ऊपर जो भी ट्रीटीज़ है वो पूछी जा सकती है। तो बाकी जो भी ट्रीटी है जैसे आईएनएफ ट्रीटी 1987, स्टार्ट 1 1991 में था, ये एक्सपायर्ड हुआ था 10 में, फिर 10 में नया न्यू स्टार्ट ट्रीटी बना था। तो ये पूछा जा सकता है, स्टार्ट 1 कब आया था ये वगैरह, ओके। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी 2002, ये सभी थोड़े बहुत आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, माइनॉर हैज़ राइट ओवर रिप्रोडक्टिव चॉइस, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट आया जिसमें ये कहा गया कि अगर कोई माइनर है जो आपकी सेक्सुअल वायलेंस की आपकी विक्टिम है, वो अगर
किसी कारण से कंसीव करती है और कंसीव करने के बाद जो आपकी जो प्रेगनेंसी है उसके टर्मिनेशन के लिए हमारे देश में लॉ है। जैसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, जिसमें 20 वीक्स तक प्रेगनेंसी को आपकी टर्मिनेट की जा सकती है। बाद में इसको 2021 में 24 वीक्स तक किया और अभी एक केस आया 30 वीक्स का। 24 वीक्स के बाद क्या होता है, जब 24 वीक्स पार हो जाता है तो जो फीटस होता है, जो बेबी होती है, उस बेबी के अंदर आपकी जो उसकी हार्ट है, दिल है, वो धड़कने लगती है। उसके वो प्रॉपर लाइफ आ जाता है। तो क्या 24 वीक्स के बाद अगर जो फीटस है उसको अगर टर्मिनेट किया जाता है, जो बेबी है उसको टर्मिनेट किया जाता है, तो इट्स लाइक किलिंग अ बेबी। तो इसी को लेके मुद्दा आया, तो जो महाराष्ट्र की हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट, उसने आपकी ये मेडिकल टर्मिनेशन के लिए केस आया था 24 वीक्स के बाद का, लगभग 30 वीक्स का था। तो उसमें रिजेक्ट कर दिया। तो जो आपकी पिटिशनर थी, जो विक्टिम थी, उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ध्यान दीजिएगा कि काफ़ी अच्छी तरीके से जो जजमेंट है वो पास किया है कि राइट ओवर रिप्रोडक्टिव चॉइस, कि एक माइनर को उनका रिप्रोडक्टिव चॉइस होना चाहिए, और वो भी ऐसे समय पे जब कोई आपकी रेप की सर्वाइवर हो या फिर कोई सेक्सुअल असॉल्ट का सर्वाइवर हो। क्योंकि जो सर्वाइवर है उनके अंदर जो आपकी बेबी है, वो बेबी अगर कल को पैदा होती है, तो उसके बाद उन जो मदर है, वो आपकी फादर नहीं रहेंगे, उनके जो पार्टनर है वो नहीं रहेंगे। उनके अगेंस्ट सोसाइटी में एक स्टिग्मा आ सकता है। उनको उनका मेंटल हेल्थ के ऊपर काफ़ी नेगेटिव असर पड़ सकता है पूरा जीवन भर। तो क्या वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है देन दी गिविंग बर्थ टू अ बेबी? तो उसी के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि माइनर हैज़ राइट ओवर रिप्रोडक्टिव चॉइसेस। तो माइनर को ये चॉइस दिया जाना चाहिए कि उसको करियर बनाने का समय है, उसका फ्यूचर उसके हाथ में है, पड़ा हुआ है, तो उसको ये अपॉर्च्युनिटीज़ देनी चाहिए। तो टर्मिनेशन होना चाहिए, और टर्मिनेशन करते हुए अगर प्रीमैच्योर बर्थ होता है, तो उसको भी लेके एक अभी मतलब ये कंसर्न आया कि अगर प्रीमैच्योर बर्थ होता है, तो जो न्यू नेटल केयर है वो कौन करेगा? तो उसके लिए भी जो आपकी कारा है ना, कारा करके आपकी फैसिलिटीज़ है, तो उसके द्वारा क्या किया जाएगा, बेबी को आपकी उसका अपब्रिंगिंग जो है वो किया जाना चाहिए। तो वही चीज़ इसमें अभी उभर के आया है। तो ध्यान रखिएगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 20 वीक्स था, 21 में 24 वीक्स किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में भी प्रेसिडेंट सेट किया है इस तरीके का जजमेंट देके। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब इस तरीके का कोई मुद्दा आता है और उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई लॉ नहीं है और उसमें कंप्लीट जस्टिस करना है, टू डू कंप्लीट जस्टिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कैन इन्वोक आर्टिकल 142 टू डू कंप्लीट जस्टिस। ओके, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। तो अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, ऑटोनॉमी प्रिवेल्स, ऑटोनॉमी सबसे ऊपर है, अलाउ करना है टर्मिनेशन को, लेकिन इसको फेटिसाइड नहीं माना जाएगा। अगर बेबी बॉर्न होता है टर्मिनेशन के समय अच्छा से बॉर्न होता है, तो उसके लिए भी व्यवस्था कर दी जाएगी। और मेंटल हेल्थ के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया है, और ये स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा फॉर लाइव बर्थ। तो कोई अब जैसे टर्मिनेशन के बाद जो बर्थ होगी, टर्मिनेशन मतलब वो जब भी उसको मेडिकली टर्मिनेट करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि उनको हत्या कर दी जाएगी। तो अगर वायबल फीटस से बर्थ होता है आफ्टर 30 वीक्स, तो उसमें क्या होगा, स्टेट जो है, स्टेट विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट चाइल्ड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट उसको अलाउ नहीं करेगी टर्मिनेशन के लिए, क्योंकि स्टेट अगर चाहती है कि लाइफ को बचाना है, तो जो मदर लाइफ देना चाह रही है, जिस मदर के अंदर लाइफ है, और जो ये नहीं चाह रही है कि आपकी वो मदर बने, टर्मिनेट करना चाहती है, उसके बाद अगर बेबी जन्म होता है, तो उसका भी आर्टिकल 21 है, तो उसमें स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई है। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा। तो ये 30 वीक्स होने से मतलब 7 महीने ऑलमोस्ट हो जाएँगे इसमें, और 9 मंथ में बर्थ होता है। तो प्रीमैच्योर बर्थ होगा और प्रीमैच्योर टर्मिनेशन होगा, तो उसमें लाइव बर्थ है, तो ये आपकी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी। और की चैलेंजेस क्या है? तो जब टर्मिनेशन करना होता है, तो मेडिकल बोर्ड से परमिशन लिया जाता है। मेडिकल बोर्ड फिज़िबिलिटी को बताती है कि क्या रिस्क है, नहीं है, उस हिसाब से। तो मेडिकल बोर्ड्स भी काफ़ी डिले करती है, तो उनको डिले नहीं करना है। ये काफ़ी सेंसिटिव मामला है, तो इसमें मेडिकल बोर्ड को संज्ञान लेना है।
डॉक्टर को जो पॉक्सो की लाइबिलिटी है उसको भी ध्यान में रखना है कि जल्द से जल्द जैसे आपकी 20 वीक्स में ही या फिर 24 वीक्स से पहले ही टर्मिनेशन किया जाना चाहिए, लॉ के हिसाब से, लॉ है ही तो उसमें कोर्ट नहीं जाना है। 24 वीक्स पार होता है तो जाना ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है $120 मिलियन प्लेज टू चाबहार पोर्ट फुल्ली पेड। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बता रही है कि जो $120 मिलियन प्लेज किया गया था, प्रॉमिस किया था हमने चाबहार पोर्ट के लिए देने के लिए, तो वो पेड कर दिया गया है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है चाबहार पोर्ट को लेके कि इसमें यूएसए का सैंक्शन लगा हुआ है अंडर काटसा लॉ। तो इसमें नो डाउट सैंक्शंस को वेवियर दिया गया था 2026 तक। तो अभी हम 2026 में हैं और इसमें वेवियर जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो इसमें इंडिया के लिए एक क्या है, डायलेमा का सिचुएशन आ जाता है। तो ऐसे चाबहार पोर्ट क्या है, एक डीप वाटर पोर्ट है जो अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता है। और जो आईएनएसटीसी है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उससे भी ये लिंक होता है चाबहार पोर्ट थ्रू शिप, रेल एंड रोड। तो इसमें अफगानिस्तान, अज़रबैजान, रसिया, सेंट्रल एशिया, इन सभी देशों को हम कनेक्ट कर सकते हैं। क्यों हम ये कर रहे हैं? ताकि हम अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन कर सकें। सैंक्शंस का वेवियर हमें मिला था टिल 2026, तो अभी वो ख़त्म होने वाला है। बाकी इसमें अगर देखें तो ह्यूमैनिटेरियन एंगल से हम इस पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान को बाईपास करके हम अफगानिस्तान में एड भेज सकते हैं। और नेक्स्ट अगर देखें तो तो इसमें एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल से हम क्या कर सकते हैं, इस पोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी जो फाइनेंशियल हेल्प है वो हमने की है, लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें यह है कि हम अगर इस पोर्ट को इस्तेमाल नहीं करते हैं और इस पोर्ट में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो इसमें चाइना एंटर कर सकता है, जो हमारे लिए सही नहीं है। तो इसमें बाकी देखिए तो इसका हिस्ट्री 2003 में न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में ये डिक्लेयर हुआ था कि चाबहार पोर्ट बनेगा। फिर आपका यूएसए ने एक्यूजिशन लगाया ईरान के ऊपर कि ईरान जो है न्यूक्लियर डेवलप कर रहा है। तो जो तनाव आया उसको दूर करने के लिए 2015-16 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन आया। लेकिन 2018 में यूएसए ने विथड्रॉ कर दिया और फिर से सैंक्शन लगा दिया। लेकिन यूएसए ने इंडिया को वेवियर दिया था इसमें, जो अभी खत्म होने वाला है। तो वही चीज़ इसमें जो बार-बार न्यूज़ में है वो बन रहा है। तो यही हमें एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। बाकी हम वे फॉरवर्ड में रूपी रियाल का ट्रेड डील कर सकते हैं। तो रियाल जो है ईरान का करेंसी है। तो ये आपकी जो ग्रेड 3 की एग्जामिनेशन है उसमें पूछी जा सकती है कि रियाल किसका करेंसी है। फिर हम इसमें थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये सजेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हम चाबहार पोर्ट में हमारी जो लाइक माइंडेड नेशन है, लाइक जापान, साउथ कोरिया, जो यूएसए के साथ भी अच्छे हैं, तो इनको हम ले सकते हैं। तो ये बायलैटरल प्रोजेक्ट से क्या है, मल्टीलैटरल प्रोजेक्ट में तब्दील हो जाएगा। तो वही चीज़ हम इसमें देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सेंटर लेज डाउन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डीप टेक स्टार्टअप्स इन कंट्री। तो डीप टेक जो स्टार्टअप है उनके लिए क्राइटेरिया जो है वो बनाई गई है बाय दी मिनिस्ट्री। तो जो जो क्राइटेरिया है वो हमें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है देखना। बाकी ये जानना ज़रूरी है कि डीप टेक होता क्या है। तो डीप टेक वही होती है जो आपकी जैसे फूड डिलीवरी ऐप है, ऑनलाइन एजुकेशन ऐप है, उससे बढ़ के है, जो स्पेस में, डिफेंस में, इन सभी चीज़ों में काम करती है। और इनको प्रमोशन के लिए कौन आपके रूल्स रेगुलेशन बनाता है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और इन सभी चीज़ों से क्या जुड़ी हुई होती है डीप टेक से? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे डिज़ाइन हो या फिर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो या फिर कोडिंग हो वगैरह। तीसरा हम अगर देखें तो जो डीप टेक होता है उसमें जेस्टेशन पीरियड काफ़ी चाहिए, मतलब बहुत लंबा समय लगता है इनको आपके ठीक मतलब बनाने में, इनोवेशन करने में। फिर आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन फंड भी जो है वो गवर्नमेंट दे रही है, स्पेशलाइज़ कॉर्पस है इसमें 1 लाख करोड़ का। और एक अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन करके भी एएनआरएफ बॉडी है जो एस्टैब्लिश की गई है टू प्रोवाइड हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन फॉर साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया। तो इसमें डीप टेक्स जो है वो आ जाएंगी। तो इसमें आपकी जो एकेडमिया, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट के बीच में एक आपका गैप रहता है उसको ब्रीच करने का काम करेगा ये। बाकी इसमें अगर हम ध्यान दें तो डीप टेक क्या है उसको डिफाइन किया गया है बाय द गवर्नमेंट। फिर इनका जो लाइफ स्पैन है उसको एक्सटेंड किया गया है। और कैपिटल इंटेंसिटी एंड रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट इसमें क्या करेगी, जो आपकी इंश्योरेंस है ऐसे इंडस्ट्रीज़ को वो या फिर एश्योरेंस जो है वो गवर्नमेंट देगी।
बाकी इसमें अगर इसका हिस्ट्री देखें तो प्री इंडिपेंडेंस में देखें तो हम फोकस कर रहे थे बेसिक इंडस्ट्रियलाइजेशन में। 50 से 80 के बीच में सीएसआईआर, डीआरडीओ, इसरो ये सभी चीज़ों की फॉर्मेशन हुई। 1990 से 2010 के बीच में देखें तो आईटी रिवॉल्यूशन देखा गया हमारे देश में। 2016 में स्टार्टअप लाया गया और 2023 के बाद गवर्नमेंट ध्यान दे रही है नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी में, ताकि हम सेमीकंडक्टर, एआई, बायोटेक इन सभी चीज़ों में डीप टेक को डेवलप कर सकें। बाकी वे फॉरवर्ड में क्या करना है डीप टेक के लिए? एकेडमिक इंटीग्रेशन करनी है, प्रोक्योरमेंट के लिए गवर्नमेंट को सपोर्ट देना है, गवर्नमेंट को खुद को भी प्रोक्योरमेंट करना है थ्रू जीईएम प्लेटफॉर्म, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, और एक रिस्क जो टॉलरेंस है वो भी लेना ज़रूरी है। तो कल्टीवेट करना है पॉलिटिकल एंड पब्लिक कल्चर जो एक्सेप्ट करती है दैट आउट ऑफ 100 डीप टेक स्टार्टअप 90 में फेल बट द 10 दैट सक्सीड विल चेंज द कंट्री। तो 100 में से 90 ही फेल हो जाएंगी, लेकिन जो 10 सर्वाइव करेगी उनको सपोर्ट करना काफ़ी ज़रूरी है, और जो फेल कर रही है उनको सपोर्ट देना ज़रूरी है। तो हाल ही में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें वो हमारे देश के जो पॉलिसी रेट है, जो रेपो रेट है, उसको डिसाइड करते हैं। तो इसमें रेपो रेट को अनचेंज्ड रखा गया है। तो क्या होता है पूरा मुद्दा थोड़ा बहुत समझते हैं प्री और मेंस के लिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक 6 मेंबर कमेटी है, जिसमें 3 आरबीआई से रहते हैं, 3 अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट होता है। और ये क्या करती है? आपकी रेपो रेट को डिसाइड करती है। तो करेंटली हमारा रेपो रेट देखें तो 5.25 है। तो रेपो रेट होता क्या है? जिसमें क्या होता है, आपकी बैंक जो है वो लेंडिंग करती है। तो ये 5.2% रेट में जो है बैंक लेंडिंग करेगी कस्टमर्स को, कमर्शियल जो है वेंचर्स है उनको। तो इस बार आरबीआई ने न्यूट्रल स्टांस रखा है, मतलब 5.25 से ना बढ़ाया है ना घटाया है। और इसमें अगर देखें तो हमारे देश में जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी कंट्रोल में है। कोर इन्फ्लेशन देखें तो वो सही है। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? जो वोलेटाइल चीज़ें हैं जैसे फूड और फ्यूल को छोड़ के जो होता है उसको कोर इन्फ्लेशन कहा जाता है। फूड फ्यूल को जोड़ लिया जाए तो उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो रेपो रेट को बढ़ाती घटाती है वो बेसिस पॉइंट में घटाती है। तो बेसिस पॉइंट क्या होता है? अ यूनिट ऑफ मेजर फॉर इंटरेस्ट रेट। तो 100 बेसिस पॉइंट इक्वल्स टू 1%। तो 60 या 70 बेसिस पॉइंट इंक्रीज किया मतलब 0.6% टू 7% राइज हुआ है। तो ये जो करती है रेपो रेट को डिसाइड करती है, इससे लिक्विडिटी मैनेज होता है कि मार्केट में कितने पैसे छोड़ने हैं, कितने आपके पैसे को सक करना है बाय आरबीआई। तो जब आपका क्या होता है, इन्फ्लेशन काफ़ी हाई होता है, मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है तो परचेसिंग पावर बढ़ जाता है। तो उससे क्या होती है, लोग बहुत ज़्यादा परचेस करते रहते हैं, तो उससे आपकी मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तो उस समय गवर्नमेंट क्या करती है, रेपो रेट को बढ़ा देती है कुछ समय के लिए, ताकि जो इन्फ्लेशन है उसको मैनेज किया जा सके। क्योंकि अभी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन जो गोल है यही है। अगर हम देखें कि आपका यहाँ देख सकते हैं 2016 से कि आपका इन्फ्लेशन को टारगेट करना। इन्फ्लेशन टारगेट रहेगा तो ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जो है वो टारगेटेड रहेंगी, वो सही रहेंगी। तो अभी उनको क्या टारगेट दिया गया है कि 4% तक रहना चाहिए इन्फ्लेशन। 2% बढ़ सकता है, 2% घट सकता है, उससे नहीं घटना है, उससे बढ़ना भी नहीं है। तो वो चीज़ कौन डिसाइड करती है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो वही चीज़ इसमें मेंशन की गई है। रशियन ऑयल इंपोर्ट्स में फॉल बट अनलाइकली टू स्टॉप। तो यूएसए के प्रेशर की वजह से रशियन ऑयल के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर हमें कट करना पड़ सकता है, और हम कट कर रहे हैं थोड़ा बहुत। लेकिन इसको पूरा कट नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? एक तो हम डिसाइड करेंगे, हमारे देश का पॉलिसी डिसाइड करेगा कि हमें किससे ऑयल खरीदना है, नहीं खरीदना है। क्योंकि हमें अपनी देश की इकोनॉमी देखनी है। तो इसमें हम यूएस के प्रेशर में ज़्यादा पड़ के अगर हम अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी खोते हैं, तो उससे हमारी सोवरेनिटी कंप्रोमाइज़ हो सकती है। तो इट मे बी लाइकली टू फॉल, बट पूरी तरीके से स्टॉप नहीं होगा। और लाइकली टू फॉल क्यों करेंगे? क्योंकि हमें एक बीच का रास्ता तो अपनाना ही है, मिडल पाथ तो लेना ही है। क्योंकि हमें अपने यूएसए के साथ, हमारे जो यूएसए के साथ अपना बिज़नेस है, उसको भी हमें इंटैक्ट रखना है। नहीं तो हमारी जो आपकी एग्रीकल्चर है, फिशिंग इंडस्ट्री है, वो आपकी डिस्ट्रेस पे आ सकती है, ऑलरेडी आ रही है। तो इसीलिए वही चीज़ इसमें मेंशन की गई है। डिस्पाइट टैरिफ स्ट्रेटजी, यूएस मैन्युफैक्चरिंग जॉब फॉल फेल अंडर ट्रम्प। तो अभी ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया था, क्यों लगाया था? कि बाहर की सामान ना आए यूएसए में, और हम अपने खुद के सामान मैन्युफैक्चर करें। लेकिन क्या देखा गया? उल्टा देखा गया है कि यूएसए में जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो जॉब है वो 68,000 से फेल हुई है। होगी ही, क्योंकि क्यों होगा? क्योंकि जो आपकी बाकी देश हैं वो भी तो यूएसए के ऊपर टैरिफ लगाएंगे।
तो इससे क्या होगा, यूएसए का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो जो भी सामान प्रोड्यूस करेंगी वो वर्ल्ड में नहीं बिक पाएगा। तो और दूसरा क्या है, कंट्री जो है वो भी अलाइनमेंट के लिए दूसरे जो पार्टनर्स है उनको ढूँढेंगी। ठीक है, यूएसए के साथ बिज़नेस नहीं करेंगे, किसी और के साथ कर लेंगे। तो वो चीज़ इसमें हम देख सकते हैं और कंट्री भी प्रोटेक्टिव बन जाएँगी, वही चीज़ इसमें दिया गया है। तो क्या है, न्यूज़ छोटा ही रहता है तो उसमें ऐसे बाकी जो भी चीज़ है वो हिस्ट्री हम आपको ऐड कर देते हैं पढ़ने के लिए, बाकी जो न्यूज़ है मैंने आपको बताया। इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है, फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।